Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह CS 302 का जो लेक्चर नंबर है 39 से ऑनवर्ड सारे जो लेक्चर्स हैं वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे यानी कि 5-6 लेक्चर बनते हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह 5-6 लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे और इन लेक्चर्स में असल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मेमोरी का जो टॉपिक है सारा इसमें कवर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाऊंगा जो समझाने वाली हैं, और जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी मतलब जो सिर्फ डेफिनेशंस होंगी वो आपको सिर्फ बताऊंगा कि ये आपने करनी है, ये 2 नंबर के लिए आ सकती है, ये MCQs के लिए आ सकती है, तो वो आपने करनी खुद ही होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। डेफिनेशंस हैं, आपने जस्ट रीड करनी है। मैं इधर रीड करने लग जाऊंगा तो 5-6 लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से टाइम में कवर नहीं होंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ये मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है तकरीबन सबका क्लियर ही होगा। ठीक है, ये कोई ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है जी। करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग हैं जो चैनल मेरे को देखते तो हैं, वीडियोस देखते हैं, फ़ायदा लेते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं देते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। सबसे पहले मेमोरी क्या होती है देखें। मेमोरी एक ऐसा यूनिट होता है, देखें ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, उस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट समझें ताकि आपको अपने अल्फाज में भी लिख सकें, रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, मेमोरी एक ऐसा यूनिट होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डाटा को स्टोर 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। परमानेंटली भी स्टोर किया जा सकता है और आर्जी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं। एक डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली और एक डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरी यानी कि आर्जी तौर पर। तो ये जो डाटा को स्टोर किया जाता है, जो यूनिट डाटा को स्टोर करता है वो मेमोरी कहलाता है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। और डाटा जो है ये सेकंड वाले पैराग्राफ में, मेमोरी स्टोर डाटा इन यूनिट्स दैट हैव 1, 4, 8 और हायर नंबर ऑफ बिट्स। डाटा को स्टोर किया जाता है वो जो कौन कौन सा यूनिट्स में, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 8 से भी ज़्यादा हो सकता है। यह आपका MCQs भी है। ठीक है, अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा इज़ अ बिट। देखें, ये सबसे छोटा यूनिट जो मेमोरी का है डाटा को स्टोर करने के लिए वो बिट है। और एक बिट में, याद रख लें, आपका MCQs भी है, एक बिट में एक करैक्टर जो है स्टोर हो सकता है। एक करैक्टर कौन सा होता है, लाइक ABCD वगैरह, ये एक बिट में स्टोर हो सकता है। और 8 बिट का मिलकर एक बाइट बनता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें चाहे लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे छोटा सबसे छोटा डाटा को स्टोर करने के लिए जो यूनिट है वो बिट है, और एक बिट में एक करैक्टर जो है वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, और 8 बिट्स का मिलकर एक बाइट बनता है। ठीक है, और 4 बिट का मिलकर एक निबल बनता है। ये बात याद रखें। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, डाटा इज आल्सो हैंडल्ड इन 4 बिट यूनिट कॉल्ड अ निबल। जो 4 बिट का मिलकर एक निबल बनता है और 8 बिट का मिलकर एक बाइट बनता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, MCQs इसमें से एक आ ही जाता होता है। अब वो कहता है, कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ वर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर बाइट्स। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है डाटा जो है कंप्यूटर में स्टोर होता है 0 और 1 की फॉर्म में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 0 और अ लॉजिक 1 एंड इज कॉल्ड अ सेल। 0 और 1 की फॉर्म में इस्तेमाल होता है और इसको क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, 0 या जो 1 है इसको हम सेल कहेंगे। ये इसकी एग्जांपल ये देखें ज़रा, टेबल बना के दी हुई है। ये डाटा स्टोर हुआ है 1 1 0 0 1 0 1 0। तो ये मुख्तलिफ ये रोज़ और कॉलम्स में हमने डिवाइड किया इसको। ये डाटा स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया, हम
हमको ये पता चल गया कि ये जो 1 है ये एक सेल है, 110 ये एक अलग अलग सेल्स हैं। तो ये डाटा को मुख्तलिफ सेल्स में इस्तेमाल जो है स्टोर किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये 1010 ये अलग अलग सेल में जो है, एक सेल में एक ही बिट जो है वो स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 64 सेल मेमोरी अरे है, ठीक है। ये 64 बनते हैं ये जो सेल्स हैं। इसके बाद आ जाता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है जी। द मेमोरी अरे कैन बी ऑर्गेनाइज इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ डाटा। डाटा के यूनिट्स पर डिपेंड करता है कि ये इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। द 64 सेल अरे ऑर्गेनाइज एट 8 मल्टीप्लाई बाई 8 सेल अरे, ठीक है। क्योंकि 64 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 8 8 आर 64, तो इसके 8 ही रोज़ होंगे, 8 ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये 64 सेल का अरे बन जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 36 सेल का बनाना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, 6 6 या 36। इसी तरह यानी कि जितने सेल का अरे बनाना हो तो हमने उनको अरेंज करना है कि किस तरह से ये बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वैसे ही रोज़ कॉलम्स को जैसे मैंने बताया आप ये खुद देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें हैं, ये ज़रा देख लें। ये एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। मैं आपको पढ़ भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। कहता है मेमोरी इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इट कैन स्टोर टाइम्स द यूनिट साइज। Thus the 8 multiplied by 8 memory is identified as a 8 byte memory। देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको कहता है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 8 बाइट मेमोरी। 8 बाइट कैसे, देखें ज़रा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, पहला जो 8 है वो तो 8 आ गया, अब बाइट की जगह हमने मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में कि 8 बिट का मिलकर एक बाइट बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 8 को लिख दिया बाइट, यानी कि इसमें 8 बिट्स हैं, तो इसको हम 8 बाइट लिख सकते हैं। या आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको हम बाइट में कैसे लिखते हैं, 8 बाइट, ठीक है, क्योंकि बाइट का मतलब भी 8 बिट होता है। इसके बाद ये देखें, अब 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, मेमोरी इज यूज्ड एज आ 16 निबल मेमोरी। 16 निबल, अब निबल क्यों लिखा 16 के साथ, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो 4 का मैंने बताया कि 4 बिट का मिलकर एक निबल बनता है, तो निबल की जगह आपने 4 की जगह आपने निबल लगा देना है, ठीक है। 8 यानी कि 8 बिट का मिलकर एक बाइट बनता है, तो 8 की जगह बाइट लगा सकते हैं और 4 की जगह निबल लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे ना, ये इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एंड अब 64 मल्टीप्लाई 1 इज नाउन एज 64 बिट मेमोरी। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 1 आपको पता है एक बिट जो है वो एक डाटा एक करेक्टर स्टोर कर सकता है, तो 1 की जगह हम बिट भी लगा सकते हैं, तो इसकी जगह हमने बिट लगा दिया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे वो कहता है स्टोरिंग 16 के बाइट आर 16 मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा, अब वो इसमें कह रहा है कि 16 के बाइट्स आर 16 मल्टीप्लाई बाय 1024। अब बाइट्स की जगह ये के जो है, के का मतलब ही 1024 होता है, ठीक है। के का मतलब ही 1024। वैसे तो के का मतलब हम हज़ार लेते हैं कि किलो, यानी कि किलो, या के बी हो तो किलो बाइट, के बी किलो बाइट, इस तरह। हमने क्या करना है, के क्योंकि किलो है तो किलो यहाँ जो है अच्छा अक्सर क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, आपको समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल टेलीनॉर या जैज़ का हम जब डाटा इस्तेमाल करते हैं ना, हम कोई MB लेते हैं, तो वो हमें कहते हैं आपको 1 GB जो है डाटा मिल गया। अब 1 GB उनका जो डाटा होता है ना, वो 1000 MB का होता है, ठीक है। 1 GB में 1000 MB डाटा होता है अजाज और ये टेलनर वालों का, लेकिन वो गलत है। असल में 1 GB में 1000 MB डाटा नहीं होता, बल्कि 1 GB में 1024 MBs होते हैं, ठीक है। तो उस लिए यानी कि हम तो
के से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 नहीं बल्कि ओरिजिनली जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए कि 1 GB में 1024 MBs होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए के की जगह हमने 1024 लगा दिया। तो ये कितने बाइट्स का बनता है, बाइट्स आपको पता है। इसके अगर बाइट्स आपको बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बाइट्स बना दें। अब ये यानी कि 16K दिया जाएगा आपको, वो कहेगा कि इसके बाइट्स बना दें। बाइट्स आपको पता है, ठीक है, के इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाइट्स बन जाएंगे उतने, ठीक है। उसके बाद 32K मल्टीप्लाई बाय 4, तो 32K के की जगह 1024 लगाएं और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इतने निबल्स बन जाएंगे। अगर वो आपको कहे कि बाइट्स में कन्वर्ट करें तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर वो कहे कि निबल्स में कन्वर्ट करें तो आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। इसके बाद मेमोरी कैपेसिटी एंड डेंसिटी। देखें मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है और डेंसिटी यानी कि एक मेमोरी है उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो कहता है ईच मेमोरी अरे हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, यानी कि हर एक की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल वो नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि 16K मल्टीप्लाई बाय 8 मेमोरी stores 16K bytes are 16 मल्टीप्लाई 1024 ये बाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने ये ऊपर सारा बता दिया कि जो के है उसको आपने के की जगह मल्टीप्लाई यानी कि कर लेना 1024 से, उतने बाइट्स बन जाएंगे। अगर बाइट्स को भी बिट्स में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 8 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना जो है इसमें वो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डाटा स्टोर हो सकता है। 16K मल्टीप्लाई बाई 8 में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, ये 16384। तो ये सारा आपने जस्ट रीड करना है, वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेमोरी सिंगल एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन मेमोरी, ठीक है। ये जस्ट एक बार फिगर को देख लें, आपको कोई ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। रीड एंड राइट सिग्नल्स। अच्छा जी, रीड एंड राइट सिग्नल्स के कैसे जो है वो रीड किया जाता है डाटा मेमोरी से और कैसे इसको राइट किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक रीड ओनली मेमोरी होती है रैम और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, रोम जिसको कहते हैं। तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ये जस्ट आपने थोड़ा सा इसको डाटा सिग्नल्स ये जस्ट रीड कर लेना है, कोई MCQs के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेमोरी रीड ऑपरेशन के मेमोरी को कैसे रीड किया जाता है ये देखें ज़रा। ये एक सेल है, ठीक है, ये अरे है, इसमें मेमोरी को हमने रीड करना है, तो ये क्या तरीकाकार होगा उसका। वो कहता है सर्किट आउट बाय फर्स्ट सेलेक्टिंग द मेमोरी चिप बाय एक्टिवेटिंग द मेमोरी सेलेक्ट सिग्नल। अच्छा, पहले इसको एक्टिवेट, ये फिगर से जैसे समझ लें थोड़ा सा, ठीक है, बाकी इसमें कोई नहीं करने वाला। मेमोरी राइट ऑपरेशन, ये राइट भी उसी तरह है, जिस तरह हम रीड करते हैं उस तरह राइट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है मेमोरी टाइप्स। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन सी, अभी मैंने आपको बताया, रैम और रोम, ये 2 टाइप्स हैं बेसिक इसकी। रैम यानी कि रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अब देखें इसमें फ़र्क क्या है, इधर आप पढ़ भी लें लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ये ज़रा ध्यान से समझ लें। अच्छा, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रैंडम एक्सेस इसको नाम है, नाम से ज़ाहिर है कि इसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, और ये आर्जी मेमोरी होती है यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम इज़ आ टेम्परेरी मेमोरी, याद रखें, और इसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी, रैम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो रैम जब आर्जी तौर पर डाटा को स्टोर किया जाता है इसमें, तो ये इसको एक्सेस जो किया जाता है वो रैंडमली किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेज हैं, तो 10 पेज अगर आपके पास है, आप एक्सेस करना चाहते हैं पेज नंबर 20 को, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पेज नंबर 20 पे जा सकते हैं। जबकि रोम में अगर 100 पेजेस हैं, आप पेज नंबर 20 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, फिर 4, इस तरह सो ऑन करते करते आप पेज नंबर 20 पे जाएंगे। तो इसका मतलब होता है वो रैंडम एक्सेस है, ये रैंडम एक्सेस नहीं है। अब रोम क्या होती है,
कि रोम जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, अब डाटा परमानेंट स्टोर होता है, लेकिन अब इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो रैम और रोम, आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, उससे समझ आ जाएगी। देखें, हम जब मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल की हम पूछते हैं रैम कितनी है भाई इसकी, ठीक है, और रोम कितनी है। रैम वो होती है मोबाइल का, आपको एक छोटी सी ज़रा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो थोड़ी मेमोरी होती है ना मोबाइल में, वो रैम होती है। रैम क्या करती है, सिस्टम को चलाती है, सिस्टम की जो मेंटेनेंस है उसको, उसमें स्पीड जो है, इंटरनेट की स्पीड या मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है वो रैम पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और ये आरजी मेमोरी होती है। और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कुछ सॉन्ग्स वगैरह, फिल्म्स वगैरह या आपकी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि कंप्यूटर या मोबाइल ऑफ हो भी जाए, शट डाउन हो भी जाए, तो होने के बाद वो जो दोबारा ऑन करें तो वो कंटेंट जो है वो ज़ाया ना हो, तो वो परमानेंट मेमोरी होगी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हमने ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने के बाद फिर ऑन किया तो वो फिर हम उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रोम। ये रोम है हमारी। और रैम क्या है कि अब कंप्यूटर चल रहा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चलते चलते एक जो फिल्म हमने चलाई हुई है, ठीक है, कोई मूवी चलाई हुई है, तो मूवी चल रही है, ये ज़रा ध्यान से समझें। एक मूवी चलाई हुई है और मूवी चल रही है, तो मूवी कैसे चलती है, वो पहले मेमोरी में लोड होती है। और मेमोरी कौन सी होती है, रैम। पहले वो रैम में लोड होती है फिर चलती है। अगर फॉर एग्जांपल लाइट चली जाए, मोबाइल कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर बंद हो गया, अब दोबारा आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो क्या फिल्म वहीं से स्टार्ट होगी? नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो रैम, वो जो मूवी चल रही थी वो रैम में लोडेड थी और रैम में लोड होके चल रही थी। जब लाइट ऑफ हो गई तो उसके जो हैं कंटेंट्स ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रैम जो है वो आर्जी मेमोरी, आर्जी तौर पे उसने उसको स्टोर किया हुआ था और आपको दिखा रहा था। जब लाइट गई तो वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जब दोबारा ऑन करेंगे तो दोबारा से आपको वो मूवी जो है रीप्ले करनी पड़ेगी, तो फिर वो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये है रैम और रोम में फ़र्क। मेरे ख्याल से आपको अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी अब। ठीक है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सारा मैंने समझा दिया। अच्छा, इसकी टाइप्स होती हैं, ये भी सुन लें ज़रा। रैम की 2 टाइप्स होती हैं, एस रैम और डी रैम। ठीक है, यानी कि एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। और इसके बाद जो आ गया है हमारा रोम आएगा इधर। अच्छा, रोम का मैंने बता दिया। रोम की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, ये भी सुन लें या लिख लें। रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, इधर आएंगी टाइप्स, मैं आपको बताता हूँ उधर से इधर। अच्छा, इधर में ये आपने जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये सिर्फ आपने डेफिनेशंस करनी है। मेमोरी राइट साइकिल क्या होता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से थोड़ा सा इसमें से कोई एमसीक्यूज़ आ सकता है, ये बाकी कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डी रैम आ गई, यानी कि डायनामिक मेमोरी, डायनामिक रैम। इनकी टाइप्स जो हैं, अच्छा इसका आपको ना आसान अल्फाज में बताता हूँ। ये आप ऐसे करें, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रोम, ये दोनों आपने गूगल करनी है। ठीक है, गूगल पर सर्च करने के बाद वहाँ से छोटी छोटी 2-2 लाइनों की बड़ी आसान सी एग्जांपल्स, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आ जाएंगी, वहाँ से समझ आ जाएंगी। यहाँ बहुत बड़ा झंझट है, आप इतने झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपने लाजमी टाइप्स ऑफ मेमोरी है, रैम और रोम की जो है टाइप्स देख लेनी है। तो रीड एंड राइट साइकिल क्या होता है, ये जस्ट आपने देखना है इसको एक बार, इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ डी रैम आ जाता है इसमें। टाइप्स ऑफ डी रैम में सेवरल टाइप्स ऑफ डी रैम, ये डी रैम की जो है टाइप्स दी गई हैं। फास्ट पेज मोड डी रैम, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, ठीक है, डी रैम, और उसके बाद सिंक्रोनियस डी रैम। ठीक है, आप गूगल से कर लें वो भी ठीक है, ये कर लें तब भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें और आता है, ये आ गई हैं वही। ठीक है, ई पी रोम, इरेजेबल, यानी कि इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी।
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इधर से करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो इरेजेबल रोम होती है ना, उसमें हम डाटा को जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी होती है ना, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। लेकिन जो इरेजेबल होती है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, उसके ज़रिए हम पहले इरेज करते हैं, फिर उसको राइट कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये आपने इंटरनेट से ही देखनी है। छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपने छोटी क्लासेस में क्लियर किए हुए हैं, इधर मैं आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर नंबर 42, फ्लैश मेमोरी अरे। फ्लैश मेमोरी अरे की डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है, और इसमें से करने का कुछ भी करना नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरीज, टू टाइप्स स्पेशल मेमोरी की, दो टाइप्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक फीफो और एक लीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब ध्यान से समझें ज़रा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। जो चीज़ यानी कि पहले आएगी उसको पहले ही सर्व किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी आम जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो एक रो, जो एक बैंक में या एक किसी नादर ऑफिस में रो या कितार लगती है ना, ठीक है, लाइन लगती है लोगों की। तो वो क्या होता है, लाइन का क्या हिसाब होता है कि जो जो लोग पहले आते हैं उनको पहले ही सर्व किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी में भी ऐसा होता है कि जो पहले आया यूनिट, ठीक है, उसको पहले सर्व किया जाएगा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले ही सर्व किया जाएगा या पहले ही उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। तो ये इसकी एग्जांपल देख लें, ये फिगर देख लें कि जो पहले आ रहा है उसको पहले हम सर्व कर रहे हैं। ये फीफो इसको कहते हैं। इसके बाद लीफो आ जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये इधर होगा वो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लेक्चर नंबर 43, लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है कि जो लास्ट पे आया, ठीक है, और वो हमने फर्स्ट सबसे पहले सर्व कर दिया, या लास्ट पे जो मेमोरी का सेल आया उसको सर्व किया हमने, उसको प्रोसेस किया एंड पे। इसका क्या मतलब है, अब देखें फॉर एग्जांपल, हमने काफ़ी बुक्स ली और बुक्स को एक टेबल पर रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे एक बुक रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, फिर चौथी, इस तरह सो ऑन। अब जब हम अगेन बुक्स को उठाएंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट पर बुक रखी थी वो सबसे पहले बुक को उठा लेंगे, ठीक है। तो ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेमोरी का भी बिल्कुल यही सीन है, ठीक है। ये मैंने आपको ये नीचे एग्जांपल दी गई है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, रजिस्टर 5, ठीक है। ये जब रखे रजिस्टर्स, तो पहले रजिस्टर 5 रखा, फिर रजिस्टर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। लेकिन जब इनको उठाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में आया उसको पहले सर्व करेंगे, रजिस्टर 1 को पहले उठा लेंगे। तो ये इसका आसान सा कंसेप्ट था एक। इसके बाद मेमोरी एक्सपेंशन क्या होती है, कि मेमोरी को बढ़ाना, नाम से ज़ाहिर है कि जब हम रोम या रैम को हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ज़रिए, यानी कि इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। डिटेल आप इधर से पढ़ लीजिएगा। मेमोरी मैप क्या होता है ये आपने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद एड्रेस डिकोडर्स देख लें ज़रा, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसमें कोई एक दो टॉपिक और रह गया होगा। लॉजिक ब्लॉक्स आ गए हैं 44 में। लॉजिक ब्लॉक्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लगाए हुए हैं फिर भी, ठीक है, कोई पता नहीं होता था। लुक अप टेबल, ये थोड़ा सा आपने जस्ट रीड करना है। ये टेबल को देख लें, ये टेबल कैसे बना है, टेबल हमने बनाना सीख लिया हुआ है, बिल्कुल उसी मेथड से बना हुआ है, ठीक है। इसके ये 3 बिट टेबल है, 3 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम अभी तक टेबल बनाते आ रहे हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये देखें, ये हम पढ़ के आए हुए हैं पहले लेक्चर्स में, वही रिपीट हो गया है। अब इधर से करने की ज़रूरत नहीं, जो पीछे आपने किया हुआ है ना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, वही आप कर सकते हैं। सिंपल एंड होल्ड ऑपरेशन, सैम्पल एंड होल्ड ऑपरेशन, ये एक दो नंबर के लिए इसमें असल में ये इसलिए मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मैं शॉर्ट लेक्चर्स बनाए भी हुए हैं। आप शॉर्ट लेक्चर्स फॉर फाइनल CS 302 शॉर्ट लेक्चर्स बाय आमिर फॉर फाइनल टर्म, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से बन रहे हैं या वो मैंने बना दिए हैं, और
MCQs भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और एक और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन अलग से मैं बनाऊँगा, ठीक है, ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। बाकी और मेरे ख्याल से इसमें कोई भी नहीं करने वाला, कोई चीज़ भी नहीं है जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था 45 में से बस कुछ ये हैं, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये आपने इनकरेक्ट कोड क्या होता है, ये डेफिनेशन जस्ट रीड करनी है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो यही था आज का हमारा लेक्चर और फाइनल टर्म का सिलेबस। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी बेहतरीन हो जाए। मेहनत करें, कुछ दिन रह गए हैं, ठीक है, अच्छी तरह मेहनत करें, लेक्चर्स को सुने, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सिर्फ वही कर लें, अच्छी तरह से क्लियर कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह किसी और सिलेबस में और ENG 201 के कुछ लेक्चर्स रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आज ही कवर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।